हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज कल थोड़ा सा बचा था संविधान सभा में, उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि संविधान सभा जब की बैठक चल रही थी और अधिवेशन कल मैंने बताया कि टोटल अधिवेशन जो है 11+1 टोटल 12 अधिवेशन हुए थे और संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 भाग ली थी और प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। कुल 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम मैया रसूल थी और बाकी 14 हिंदू महिलाएं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में संविधान जो आगे बढ़ा, प्रारूप समिति ने उसको स्वीकृत करती गई। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे पूर्ण रूप से अध्ययन करके आगे बढ़ाते थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया और इसे 26 नवंबर 1949 के दिन को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से विधि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विधि दिवस 26 नवंबर 1949 जब संविधान सभा द्वारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो उस दिन खुशी की बात है कि इतने मेहनत के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। इसे विधि दिवस के रूप में कहा गया कि मनाया जाएगा, लेकिन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया किसके सुझाव पर सर्वप्रथम किसने यह सुझाव दिया कि इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, तो इस बात को एक संविधान सभा के सदस्य थे एम सिंघवी, पूरा नाम लक्ष्मीमल सिंघवी है। लक्ष्मीमल सिंघवी ने के सुझाव पर सर्वप्रथम इसे विधि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन आज या किस रूप में मनाया जाता है, अभी यह जानने की बहुत जरूरत है कि आज इसे किस रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 125वीं जयंती पर विधि दिवस को जो है संविधान दिवस के रूप में संविधान दिवस, इसी विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से आज तक अब यह संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस 26 नवंबर। प्रत्येक साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस आज मनाया जाता है। पहले यह जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या रही कि नहीं। 24 जनवरी 1950 24
जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। अंतिम बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को तो यह बनकर तैयार हो गया, लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्यों? इसी दिन जो है सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और क्या 24 जनवरी को किया गया? इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जब जानने की कि कुल कितने अनुच्छेद थे इस दिन लागू किए गए, तो कुल 15+1। बहुत बार पूछा जाता है कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए, कहीं 15 लिखा जाता है, कहीं 16 लिखा जाता है। यह विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन क्लियर है कि कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 15+1 = 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए। वे कौन कौन से अनुच्छेद थे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि 5 नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून के पहले वो लागू होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। बाकी अब आते हैं हम यहाँ इसके बाद चुनाव आयोग से 324, 367, 305, 6, 7, 8, 9, 324, 367, उसके बाद 379, 380 और 388। यहाँ 388। फिर आते हैं 391, 392, 391, 392, 393, 394। ये अनुच्छेद थे हमारे जो 24 जनवरी 1950 को लागू किए गए। अब 394 अनुच्छेद जो है, या इसको लेकर के हम गिनते हैं तो 16 अनुच्छेद होते हैं। इसलिए इसमें 394 अनुच्छेद में यह लिखा गया या कहा गया है कि 24 जनवरी 1950 के इतने अनुच्छेद लागू कर दिए जाएंगे, बाकी के अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। ये बात इसमें अगर इसको जोड़कर हम देखते हैं तो कुल 16 अनुच्छेद होते हैं। और यहाँ पर एक चीज भूल हो रहा है, यहाँ अनुच्छेद 60 भी है। अनुच्छेद 60 और एक अनुच्छेद छूट रहा है 379 भी है, सही। बाकी देखते हैं कि इस दिन और क्या हुआ। 24 जनवरी 1950 को इसी दिन भारतीय संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया गया। कुल कितने लोग उपस्थित थे और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया, यह माने कि संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोगों ने
या तो 299 लोग उपस्थित थे। अब पूछा जाता है कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किया संविधान पर और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? तो संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया तथा अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो प्रथम हस्ताक्षर पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और अब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया 24 जनवरी 1950 को। बाकी के पूर्ण कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में पूर्ण संविधान या 395 जो अनुच्छेद से पूरा कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। पूर्ण संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भारत का पूर्ण संविधान लागू हुआ। अब हम देखते हैं कि इतना समय तक कुल 12 अधिवेशन हुए। कितना समय लगा भारत के संविधान को बनाने में? यह भी एक जिज्ञासा का विषय है कि आखिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल संविधान को बनाने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा। भारत के संविधान पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि इतना दिन तक चला तो कुछ खर्च भी लगा होगा। कितना पैसा खर्च किया गया? तो उस समय के हिसाब से 63,96,000 रुपया खर्च किया गया था। लगभग 64 लाख रुपया। इतना 64 लाख रुपया जो है खर्च हुआ था भारत के संविधान को बनाने में। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब भारत का संविधान बना तो कितना अनुच्छेद था, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भागों में भारत के संविधान को बांटा गया था। अब आप देखते हैं कि उस समय भारतीय संविधान में मिटा देते हैं। उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे।
395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। आगे की क्लास में हम इस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और 22 भाग। लेकिन कभी काल पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में क्या स्थिति है भारतीय संविधान की, क्या अनुच्छेद घटा दिए गए हैं या बढ़ा दिए गए हैं, क्या इसमें बढ़ा हुआ है, क्या वही का वही है। तो आज हम मूल रूप से अगर देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उसमें खंड करके ABCD करके बढ़ाया गया है। अगर कहीं किसी भी परीक्षा में पूछा जाए भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं या थे, अगर है तो वर्तमान को भी पूछ रहा है, तब भी अगर 395 ऑप्शन में है तो 395 ही सही माना जाता है। वैसे अगर खंड को सभी मिला करके पढ़ते हैं तो आज 465 अनुच्छेद पाए गए हैं या पाए जाते हैं। लेकिन 465 कहीं ऐसे लिख के नहीं आया है, केवल काउंट करने पर होता। अगर 395 लिखा रहे तो 395 ही सही माना जाता है। हम खंड को गिनते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता। खंड को जब गिनते हैं तो 465 होता है, लेकिन अनुसूची तो बढ़ करके 12 अनुसूची। वर्तमान में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूची। और मूल रूप से संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची थी जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 22 भाग पूछा जाता है। भाग भी बढ़ाए नहीं गए, इसमें खंड बढ़ाए गए हैं। अगर खंड को जोड़ करके देखते हैं कुल 26 भाग हो गए। लेकिन अगर 22 भाग पूछे, अच्छे किताबों में आज भी 22 भाग की ही चर्चा की गई है। अगर आपसे में 22 भाग आता है तो वही सही माना जाता है। एक खंड को गिनने के बाद गिनती में 26 होता है, वैसे तो 22 भाग है। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो आलोचना में भी कही गई है। कुछ लोगों ने आलोचना भी किया संविधान सभा की। इसमें एक प्रथम बैठक से संबंधित जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया 9 दिसंबर 1946 की बैठक में, तो इंग्लैंड के माने जाने व्यक्ति और प्रधानमंत्री भी थे विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा के ऊपर उपहास उड़ाया। उनका आलोचना में किया कि भारतीय संविधान सभा एक ऐसे विवाह की तरह है, भारतीय संविधान सभा एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल का कथन है कि भारतीय संविधान सभा एक ऐसे शादी या विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने इस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया। चर्चिल का एक और महत्वपूर्ण कथन है संविधान सभा के ऊपर। उन्होंने संविधान सभा को
महत्वपूर्ण कथन है। इसने भारतीय संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा। बहुत पूछा जाता है, कभी कभी बड़े कंफ्यूजिंग होती है कि हिंदुओं की संस्था कहा है, इसके साथ भी चर्चिल को ही मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। चर्चिल का स्टेटमेंट है कि उन्होंने भारतीय संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा। एक जाति की संस्था कहा। और हिंदुओं की संस्था किसने कहा? एक नाम आता है साइमन का। साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक जाति की संस्था किसने कहा? मिस्टर चर्चिल ने कहा। और साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा है। एक नाम और आता है कि किसने यह कहा कि संविधान सभा का मतलब, इसको आप लोग लिख लीजिए या लिख देते हैं। किसने कहा कि संविधान सभा का मतलब, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, और कांग्रेस ही भारत है, और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ग्रेनविल ऑस्टिन का यह कथन है। ग्रेनविल ऑस्टिन कभी-कभी ग्रेवियल ऑस्टिन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान या भारत का संविधान। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इनकी पुस्तक का नाम ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। इन्होंने इस प्रकार का कथन कहा। क्यों कहा? क्योंकि संविधान सभा में अधिकतर कांग्रेस के ही सदस्य थे, इसलिए इन्होंने इस मतलब से कहा कि कांग्रेस, संविधान सभा में टोटल सदस्य कांग्रेस की ही है अधिकतर। क्योंकि प्रथम बैठक में तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, बाकी 15 अन्य बचे थे, छोटे छोटे निर्दलीय दल और छोटे छोटे दल थे। वह मिल करके और 208 सदस्यों में 15 निकाल देते हैं, तो सभी जितने सदस्य थे सब कांग्रेस के ही थे, इसलिए इस कथन को उन्होंने कहा। और एक नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान जब बनकर तैयार हुआ, इसे बनाने में तो नामित किए गए 389, लेकिन लास्ट तक आते आते 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और अंतिम बैठक में 299 लोगों ने
उपस्थित थे संविधान सभा में। और एक प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उस समय 299 सदस्य थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। और भारतीय संविधान का जनक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? अगर ऑप्शन में व्यक्ति के रूप में पूछे कि किस व्यक्ति को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिख देते हैं। अगर व्यक्ति के रूप में पूछता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक व्यक्ति के रूप में कहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में संविधान सभा है, संविधान सभा कहा जाए कि भारत के संविधान किसी एक व्यक्ति ने पर्टिकुलर तो बनाया नहीं था, इसलिए अगर संविधान सभा ऑप्शन में रहे तो संविधान सभा लगता है। अगर व्यक्ति के रूप में पूछता है कौन व्यक्ति था, तब यह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पी। एक बार पूछा गया पीसीएस में कि संविधान का शिल्पी किसे कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पी कहा गया कि इसको शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर के लिए क्या आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आधुनिक भारत का मनु? 26 जनवरी 1950 के पहले हम प्राचीन भारत में जाते हैं। भारत में कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था थी। और 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान भीमराव द्वारा बनाए गए सामाजिक व्यवस्था जो संविधान में लागू था वही हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी। भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए सामाजिक व्यवस्था को लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी 1950 से जो भारत की सामाजिक व्यवस्था बनी उसके शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे और भारत के मन, इसलिए आधुनिक भारत का मन इन्हें कहा जाता है। और क्या इसमें संविधान का जनक और जननी किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों, माँ और पिता, माता और पिता संविधान का दोनों किसने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और जननी या माता और पिता दोनों हैं। तो यह नाम आता है के.वी. राव। के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है। भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा। क्यों कहा दोनों? क्योंकि मां जन्म देने वाली होती है, इसलिए कि
भारतीय संविधान को लिखने की शुरुआत भीमराव अंबेडकर से ही चालू होती है और किसी चीज पर बहस करने पर अंतिम निर्णय दे करके इन्होंने जो है इसको आगे बढ़ाया। इसलिए संविधान के जनक और जननी दोनों हैं कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या भारतीय संविधान जो आज मूल रूप में रखा गया है हमारे यहाँ है दिल्ली में, वह उसे किसने लिखा और डिजाइन किसने किया। भारतीय संविधान बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के ऊपर जो आज हमें देखने को मिलता है संविधान की पुस्तक, उस पर डिजाइन किसने किया, उस किस भाषा में लिखा गया, उसने अंतिम रूप से किसने लिखा उस संविधान को। तो भारत का संविधान 3 रूपों में लिखा गया था। एक तो पहले रफ रूप में करते थे संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी, और उसे अंतिम रूप से फेयर करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन वह हमारा संविधान इंग्लिश में ही लिखा गया। इसके बाद शांति निकेतन के 2 महापुरुष, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा खोला गया कि एक विद्यालय था कलकत्ता में, वहाँ के एक टीचर थे, उन्होंने नंदलाल बोस ने जो है नंदलाल बोस ने उस पर जो है डिजाइन किया है, किनारे फूल पत्ती आदि चित्र बनाए नंदलाल बोस ने। लेकिन उसको अंतिम रूप देने का कार्य इन्हीं के नंदलाल बोस के शिष्य थे प्रेम नारायण रायजादा। प्रेम नारायण रायजादा जब इनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप जो है यह कार्य करिए, इन्होंने भारतीय संविधान को इटालियन शैली में, इंग्लिश के इटालियन शैली में इन्होंने लिखा। भारतीय संविधान पूछा जाए किस भाषा में किस शैली में लिखा गया, तो इटालियन। भारतीय संविधान इटालियन शैली में लिखा गया। किसने लिखा? प्रेम नारायण रायजादा ने। प्रेम नारायण रायजादा ने इटालियन शैली में लिखा और इनसे यह कहा गया कि रायजादा से राजेंद्र प्रसाद कहा कि आप क्या लेंगे, पैसा कितना लेंगे? इन्होंने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी ये गुजारिश है कि हर पन्ने का जितना भी पन्ना हम लिखेंगे भारतीय संविधान का, उस पर अंतिम में हमारे नाम होनी चाहिए, हमारे नाम के हस्ताक्षर होगा। और अंतिम पेज पर पूछा जाता है बहुत बार कि भारतीय संविधान जो हम वर्तमान में है उस पर किसके हस्ताक्षर है अंतिम में, तो इन्हीं का है, रायजादा साहब का। और अंतिम पेज पर जो है इनके साथ इनके पिता का नाम है। तो कभी काल पूछा जाए कि रायजादा के साथ और किसका नाम है अंतिम पेज पर, तो इनके साथ इनके पिता का नाम है। और टोटल सभी पेज पर, अंतिम पेज को छोड़कर सभी पेज केवल इनका नाम है, इनके हस्ताक्षर मिलते हैं। बाकी अंतिम पेज पर 2 लोगों का, इनका और इनके पिता का। और डिजाइन किसने किया? नंदलाल बोस ने किया। बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले चैप्टर में, अगले क्लास में अगला चैप्टर चालू करेंगे। ये बस संविधान सभा यही खत्म होती है। अगली क्लास कल हम फिर लेंगे। धन्यवाद।